बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर लेक्चर इज़ राइटिंग आ समरी कैसे हम लिखते हैं। आज हमने ये सीखना है। टुडेज़ लेसन डील्स विद अनदर राइटिंग स्किल, हाउ टू राइट अ समरी। ये भी समरी भी राइटिंग स्किल है। जो पैराफ्रेज हमने पीछे पढ़ा वो भी, ऐसे भी, पैराग्राफ, सेंटेंस, सब कुछ ये लिखना राइटिंग स्किल्स में आ जाता है, लिखने की जो स्किल्स होती हैं। अ समरी इज सिमिलर टू अ पैराफ्रेज एक्सेप्ट दैट अ समरी इज़ यूजुअली शॉर्टर। देखें कि समरी होती है पैराफ्रेज जैसी है, लेकिन क्या होता है इसमें शॉर्टर होती है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे छोटी होती है। अच्छा, पैराफ्रेज में हम ऐसे करते थे, ओरिजिनल टेक्स्ट को हमने अपने वर्ड्स में लिखना होता था और वो शॉर्टर भी हो सकता था, लॉन्गर भी। लेकिन समरी की क्या क्वालिटी है, होती है पैराफ्रेज की तरह ही है। मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट में जो कुछ कम्युनिकेट हुआ है वही हमने शॉर्टर फॉर्म में उसका खुलासा करके समरी में पेश करना होता है। व्हेन यू समराइज यू कंप्रेस लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द फ्यूएस्ट पॉसिबल सेंटेंस। जब आप समराइज करते हैं, आप क्या करते हैं, जो बड़ी इंफॉर्मेशन होती है उसको छोटे पॉसिबल सेंटेंस में, मतलब जितना आप छोटा सेंटेंस मुमकिन है आपसे उतना छोटा लिख के उसको कर दें। इन ऑर्डर टू डू दिस यू इंक्लूड ओनली द मेन पॉइंट्स एंड मेन सपोर्टिंग पॉइंट्स, लिविंग आउट द डिटेल्स। तो इसमें क्या होता है, आपको जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके सिर्फ मेन पॉइंट्स और मेन सपोर्टिंग डिटेल्स पिकअप करने होते हैं फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट इन फॉर राइटिंग योर समरी। उसमें क्या करते थे पैराफ्रेज में, ये बात आपने याद रखनी है कि मीनिंग वही कम्युनिकेट होना चाहिए जो ओरिजिनल टेक्स्ट कहना चाह रहा है। आपने ओरिजिनल टेक्स्ट का मीनिंग बिल्कुल भी नहीं चेंज करना, सिर्फ आपने उसको शॉर्टर करके लिख लेना, जितना शॉर्ट आप कर सकते हैं। और आपने क्या ज़्यादा फोकस किन पे करना है कि मेन पॉइंट्स। उसमें क्या है कि मेन पॉइंट्स बताएंगे ना कि क्या ओरिजिनल कम्युनिकेट हो रहा है मीनिंग उस ओरिजिनल टेक्स्ट से। उस डिटेल्स भी जो मेन है वो आपने पुट आउट करने और उनको आपने छोटा सा करके अपना सेंटेंस छोटे में छोटा उससे एज कम्पेयर टू ओरिजिनल पैराग्राफ अपने एक पैराग्राफ लिख देना है। अ समरी और प्रेसी, फ्रेंच वर्ड विच मीन्स द सेम एज समरी। प्रेसी भी इसको कहते हैं। आपको पता, ग्रेजुएशन लेवल पे प्रेसी जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। तो इसको समरी को प्रेसी भी कहते हैं। प्रेसिस का भी ये मतलब है, प्रेसिस को वैसे प्रोनाउंस करते हैं कि जैसे हम समरी लिखते हैं ना शॉर्टर करके, और प्रेसी भी उसी को कहते हैं। तो ये फ्रेंच वर्ड है विच मीन्स द समरी एज सेम, कि फ्रेंच में इसका भी वही मतलब है जो समरी का मतलब है प्रेसी का, ठीक है। इज़ अ ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट, इज़ अ कनेक्टेड एंड रीडेबल शेप। क्या ये समरी किस होती है, मतलब प्रेसी किस फॉर्म में, ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट होती है, कनेक्टेड एंड रीडेबल शेप ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ लॉन्गर पैसेज। जो लॉन्गर पैसेज हमें दिया गया उसके सब्सटेंस को वो एक रीडेबल शेप में कनेक्ट करती है। मतलब जो लॉन्गर पैसेज है उसी की सारी चीज़ों को वो रीडेबल, मतलब ऐसी शेप में जो हम पढ़ सकते हैं, जो हम अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब अगर लॉन्ग पैराग्राफ पढ़ें तो सिर्फ ये फ़र्क हो कि उसमें हमें ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो, जबकि हम समरी या प्रेसी पढ़ लें जो आपने लॉन्ग ओरिजिनल पैराग्राफ की बनाई है तो वो रीडेबल इन द सेम मैनर हो, मतलब वही मीन्स कम्युनिकेट कर रहा हो, लेकिन क्या हो, शॉर्टर फॉर्म में हो, शॉर्टर पैसेज हो, वो लॉन्गर पैसेज का शॉर्टर पैसेज हो, इसको प्रेसी या समरी कहते हैं। ये डेफिनेशन होगी। डेफिनेशंस आर यूजफुल थिंग्स even when they make the thing defined sound dull as the above definition does। वो कहते हैं डेफिनेशन जो है ना वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। उसको आप हमेशा, डेफिनेशन होगी, किसी के कोटेशंस हो गए या समझाओ किसी का इंपॉर्टेंट जो आप कह लें, किसी की सेंग होगी, उसको आप शॉर्ट नहीं कर सकते, उसको आपने एज इट इज़ लिखना है। तो वो यहाँ भी यही बता रहा है कि डेफिनेशंस जो है ना ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये ऊपर वाली डेफिनेशन है ना, जैसे ये इंपॉर्टेंट आपको पता चल गया ना ये पढ़ के समरी कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रेसी मतलब उसको शॉर्टर करना कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह किसी भी ओरिजिनल टैग की डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं और उनको आपने समरी में शॉर्टन नहीं करना। द रीज़न फॉर लर्निंग हाउ टू समराइज आर रियली सेंसिबल। दे आर definition. A summary of प्रेसी French word which means the same as a summary is a brief and clear statement, is a connected and readable shape of the substance of a longer passage। ये डेफिनेशन होगी प्रेसी की या समरी की, जो ऊपर हमने पढ़ी सेम वही टू लाइन्स यहाँ भी दी गई हैं। एज अ फॉरनर ऑफ इंग्लिश एंड एग्जामिनेशन यू टेक, कि फॉरनर ऑफ इंग्लिश का ये मतलब है कि आपकी मदर लैंग्वेज या आपकी जो नेशनल टंग है वो इंग्लिश नहीं है, तो आप उसके लिए फॉरनर हैं। तो एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनेशन आपके होते हैं इंग्लिश में, द एग्जामिनर्स आर लाइक टू टेस्ट योर एबिलिटी टू रीड। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो ये कोशिश करता है कि आपकी पढ़ने की जो एबिलिटी है उसको वो टेस्ट करना चाहता है, आपकी जो सलाहियत है पढ़ने की। राइट एंड थिंक इन इंग्लिश। अ समरी राइटिंग विल गिव यू, समरी लिखने के लिए समरी राइटिंग मतलब ये समरी राइटिंग स्किल सीखने से क्या होगा, गुड प्रैक्टिस बोथ इन क्लियर राइटिंग एंड क्लियर थिंकिंग। आपकी प्रैक्टिस होगी क्लियर लिखने में और क्लियर थिंकिंग में। मतलब अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना समरी लिखने की और आप इसको सीख लेंगे तो आप अपनी राइटिंग में और अपनी थिंकिंग में ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू यू आर नाउ एट दैट टाइम आफ्टर योर समरी राइटिंग स्किल, ठीक है।
इट enables यू टू एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स, आपको क्या बताता है कि आप अपने वर्ड्स को कैसे एक्सप्रेस करें somebody else ideas even if you do not agree with those ideas, कि अगर आपके किसी के आप आइडियाज़ से एग्री नहीं है तो उन आइडियाज़ को भी आप अपने वर्ड्स में कैसे लिखें, ये समरी लिखने से आपको आएगा। क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है समरी का, जिसके आपने समरी लिखनी है, आप आइडियाज़ तो वही कन्वे करेंगे ना, डेफिनेटली अपने मीनिंग जो वही कन्वे करना है, तो आप उसी के आइडियाज़ को अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे, बेशक आप उसके आइडिया से एग्री ना करते हो। रीड द पैसेज केयरफुली, जो ओरिजिनल पैसेज है उसको ध्यान से पढ़ें। रीड द पैसेज अगेन, बार बार उसको पढ़ें। नो द डिफरेंट पॉइंट्स, इट कंटेन्स नंबर द पॉइंट्स, वो डिफरेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो समरी में ऐड करना ज़रूरी है उनको नोट करें और उनको नंबरिंग कर लें उनकी। स्ट्राइक आउट पॉइंट्स नॉट इसेंशियल टू द मीनिंग, रेपिटेशन, इलिस्ट्रेशन, इंसिडेंट्स, कंपेरिजन्स एक्सेट्रा। स्ट्राइक आउट का मतलब होता है पुट अवे, कि उनको दूर कर दें, निकाल दें। कौन से पॉइंट्स को भला, जो इसेंशियल नहीं यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बार बार रिपीट हो गए हैं, ज़्यादा एग्जांपल, ज़्यादा इलिस्ट्रेशन दी गई हैं। मतलब इलिस्ट्रेशन को भी आप समरी में ना ऐड कर सकते हैं ब्रीफ करके, लेकिन अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो, वरना एग्जांपल्स अक्सर ना लंबी लंबी होती हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनको भी निकाल दें। एनेक्डोट्स, इनको भी। और कंपेरिजन्स यानी कि जो मुआजना यानी कि किया गया होता है, मतलब टू डिफरेंट थिंग्स में, या एडवांटेज डिसएडवांटेज जो कंपैरिजन के लिए, वही एग्जैम इलिस्ट्रेशन और एग्जांपल्स बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेनेशन उनको निकाल दें। एनेक्डोट्स को भी निकाल दें, यानी ये वो कहानियाँ होती हैं, फजूल की कहानियाँ बनाई हुई हैं या वट एवर जो भी, आपने क्योंकि शॉर्टर लिखना है इसलिए आपको ये सारी चीज़ें जो ये निकाल देनी चाहिए। अरेंज द पॉइंट्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, जो अपने पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नंबर किए हैं, उनको नोट किया, उनको अच्छे से वे में अरेंज कर लें। राइट समरी फर्स्ट ड्राफ्ट, तो समरी लिखें, पहले उसका ड्राफ्ट लिखें, फिर उसको प्रूफ रीडिंग करें और फिर पॉलिश करना है। ठीक है, अब ये पॉलिशिंग ड्राफ्ट भी आपको बताया जा रहा है। अ समरी इज़ अ ब्रीफ एंड क्लियर स्टेटमेंट इन अ कनेक्टेड एंड रीडेबल शेप ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ लॉन्गर पैसेज। अगेन थर्ड टाइम्स की समरी की डेफिनेशन आई, अब आपको पता चल जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने ज़रूर अच्छे से याद करना है। यू नोटिस 5 वर्ड्स हैव बीन अंडरलाइन, 1 2 3 4 5, आप यहाँ नोट ये किया कि 5 वर्ड्स अंडरलाइन है। अब ये 5 वर्ड्स क्या हैं, ये इस जो समरी की डेफिनेशन दी गई है ना, इसकी समरी है, मतलब ये जो 1.5 लाइन की डेफिनेशन है ना, इसकी समरी ये 5 वर्ड्स हैं। भला क्या ब्रीफ समरी क्या होती है, ब्रीफ होती है, क्लियर होती है, कनेक्टेड होते हैं उसके सेंटेंस एक दूसरे से, रीडेबल होती है, और सब्सटेंस जो ओरिजिनल पैसेज का, लॉन्गर पैसेज का, वो इसमें होता है। अब देखा, ये इस लाइन की समरी की डेफिनेशन की समरी इन 5 वर्ड्स में बयान हो गई है। होप सो मैं आपको समझा पाई होंगी। इन द मिडल एजेस, अब मुझे लगता है प्रैक्टिस का पैराग्राफ है, देखते हैं। इन द मिडल एजेस पीपल हैड नो आइडियाज़ ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग, के मिडल एजेस में लोगों को साइंटिफिक फार्मिंग का कोई आइडिया नहीं था। साइंटिफिक फार्मिंग मतलब वो कल्टीवेशन जो करते हैं साइंसी तरीके से, मतलब वो उस वक्त जो अपने घरेलू तरीके या जो दूसरे तरीके हैं, नॉन साइंटिफिक जो मेथड्स हैं वो यूज़ करते थे। स्पेयर कैटल वाल किल्ड एंड सेटल्ड फॉर विंटर ईटिंग, सर्दियों में वो खाने के लिए क्या करते थे, फालतू जो मवेशी थे उनको ज़िबा करते और उनको उनके सेक्रीफाइस करते और उनको फिर खाते थे। स्पीशीज़ वर यूज्ड अलॉट, तो स्पाइसेस वर यूज अलॉट, दे केम फ्रॉम द ईस्ट। स्पाइसेस यानी मसाला जात जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते थे और वो कहाँ से आते थे, ईस्ट से। द तुर्क्स कट द लाइन ऑफ सप्लाई, तो तुर्कियों ने क्या किया, इनको सप्लाई करना, इनको भेजना आगे, इनकी बरामद करना, इनको मतलब यानी कि दरामद करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वटेवर जो भी होता है उसको करना ख़त्म कर दिया, मतलब अपने सप्लाई करने की लाइन कट कर दी, वो ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया सप्लाई करना। वोएजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन वर अंडरटेकन पार्टी टू फाइंड स्पाइसेस, वोएजेस होते हैं बहरी सफ़र जो होते हैं, वो एक्सप्लोरेशन वर अंडरटेकन, तो बहरी सफ़र शुरू किए गए किस लिए, भला मसाले ढूंढने के लिए। अच्छा, एज पीपल इन द मिडल एजेस हैड नो आइडिया ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग, स्पेयर कैटल हैड टू बी किल्ड एंड सेटल फॉर विंटर। दिस अनएपिटाइज होता है भूख, और अनएपिटाइज होता है मतलब उसको कम करने वाला, जो एक भूख की सिचुएशन होती है। दिस अनएपिटाइजिंग मीट लेड टू अ डिमांड फॉर स्पाइसेस, यानी कि अनएपिटाइजिंग मीट का मतलब है बेमज़ा जो गोश्त होता था ना, वो यानी कि उन कैटल्स का, वो जो जिनको वो किल्ड करते थे या जिनको वो खाने के लिए यूज़ करते थे, जिनका स्लाटर करते थे, वो अनएपिटाइजिंग मीट होता था, बेमज़ा होता था, खाने वाला नहीं होता था, भूख मर जाती थी उससे ना, तो वो उनके यूज़ करने के लिए उनको डिमांड थी मसालों की, स्पाइसेस की, ताकि वो उसको एपिटाइजिंग बना सकें उस मीट को, मतलब भूख को जगाने वाला, भूख को उबारने वाला, ज़्यादा अच्छे खाने वाला बना सके ना, मीन्स मतलब इन आप कह लें इसको ऐसे, आप नटशल में ऐसे कर लें कि मतलब उसको खाने के काबिल बनाने के लिए उनको मसालों की ज़रूरत थी।
And one reason for the great voyage of exploration was the shortage of spices when the Turks cut the overland route of their supply. समझ आ गई होगी इसकी भी. अच्छा, अब देखें सम वर्ड्स जो हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं वो अगेन अंडरलाइन है. अच्छा, मोर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेजेस दैट वुड बी बेटर एक्सप्रेस इन अ सिंगल वर्ड्स. अब नीचे देख लेते हैं हम. अच्छा, और वर्ड्स हैं जो हम आपको उनको शॉर्ट करके लिख सकते हैं. ऑफ अ सिली नहीं इधर से पढ़ना है. इफ़ ऑफ अ डिसएग्रीएबल नेचर, ये वैसे उस पैराग्राफ में तो नहीं, ये वैसे जनरल बताया जा रहा है कि ऑफ अ डिसएग्रीएबल नेचर आप लिखा हो तो आप इसको शॉर्ट करके शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब 1 2 3 4 वर्ड जो पूरा फ्रेज बन रहा है इसको आप एक वर्ड में समरी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऑफ अ डिलाइटफुल डिस्क्रिप्शन, डिलाइटफुल का मतलब होता है खुश करने वाली, अच्छी, जो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन को कहते हैं. इन अ ब्रीफ मैनर में ब्रीफ तरीके से. इन अ स्टूपिड वे, बुरे तरीके से. ऑफ अ सिली काइंड, सिली भी कहते हैं बेवकूफ़ से निकलना है, बेवकूफ़ाना तरीके से, वट एवर. स्टूपिड मैनर को सिली वे काइंड भी कहते हैं. Okay, here are some more examples that show how essay it is to write, how easy it is to write wordly, and also how the wordiness might be avoided. वो कह रहे हैं कि लफ्ज़ों को आसानी से कैसे लिखा जा सकता है और लफ्ज़ों का बढ़ा चढ़ा के लिखना अवॉइड कैसे किया जाता है. वो थोड़ी आपके पास एग्जांपल्स हैं, क्योंकि अपने समरी में क्या करना है कि लफ्ज़ों को आसानी से लिखना है, उनको बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करना, लंबा लंबा तो करना ही नहीं आपने. देखते हैं पहले एग्जांपल. बॉयज़ whose way of life is cast in an urban environment, यानी कि वो लोग जिनका वो लड़के जिनका ज़िंदगी का जो वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का तरीका अर्बन इन्वायरमेंट में कास्ट हो गया. यानी कि अर्बन होता है ना, शहरी जो माहौल होता है, यानी कि वो अपने ज़िंदगी का गुजारने का तरीका शहरी है. अब इसको शॉर्ट फॉर्म में पूरी 2 लाइनों को क्या, टाउन बॉयज़, शहरी लड़के, टाउन बॉयज़ यानी कि टाउन्स के लड़के. टुगेदर विद द एडिशन ऑफ, अब ये अगेन एक लंबी सी लाइन है और इसको आल्सो कर दें कि ये भी. टुगेदर विद द एडिशन ऑफ भी कभी ये मतलब इसके साथ इसको भी ऐड कर लें, और आल्सो का मतलब ये भी, मतलब इट आल्सो, ये भी, मतलब एक वर्ड पूरे वो उस लाइन का काम दे रहा है ना इधर. ये एक्चुअली आपको समझना है. स्पेशल अटेंशन विल बी पेड टू एक्टिविटीज़ विद एन आई टू द कल्टिवेशन, नहीं ये एक लाइन है. स्पेशल अटेंशन विल बी पेड टू, स्पेशल अटेंशन विल बी पेड टू एक्टिविटीज़, और यहाँ क्या लिखा है, विल बी पेड टू एक्टिविटीज़ विद एन आई टू द कल्टिवेशन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ इनिशिएटिव एक्सेट्रा. ओके, ये पूरी लाइन है, लंबी सा रही है, पूरी एक ही बात है. अभी से एक बात को 3 लाइनों में यहाँ ऐसे बयान हुआ है. स्पेशल अटेंशन विल टू बी पेड टू एक्टिविटीज़ टू कल्टिवेट इनिशिएटिव, यानी कि जो कल्टिवेशन की, जो कल्टिवेट करने की, जो फार्मिंग करने की, या वो एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना, स्पेशल अटेंशन उनकी तरफ देनी चाहिए, यानी कि ख़ास तवज्जो उन्हें देनी चाहिए. एंड आई टू द कल्टिवेशन ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि उन पर नज़र रखनी चाहिए, उनको तवज्जो देनी चाहिए. इधर भी यही बात है और इधर भी सेम यही बात हो रही है, सिर्फ वर्ड्स कम है और ये समरी है, इस पूरे की समरी, यानी कि उसी बात को हमने शॉर्ट फॉर्म में बयान कर दिया है. जज्ड इन द लाइट ऑफ देयर रिजल्ट्स, जज बाय देयर रिजल्ट्स, उनके रिजल्ट की रोशनी में इससे नतीजा निकाला गया या जज किया गया. तो जज बाय देयर रिजल्ट, उनके रिजल्ट से नतीजा निकाला गया है. अगेन मीनिंग्स तो सेम ही कन्वे हो रहा है ना. तो ये शॉर्ट फॉर्म है और ये लॉन्ग फॉर्म. मीन्स दीज आर द समरीज ऑफ दीज लाइन्स. इन दिस कनेक्शन इट शुड बी सेड, हेयर इट शुड बी सेड. इन दिस कनेक्शन का मतलब होता है इसके बिहाफ पे, मतलब इस ज़मन में ये कहा जा सकता है, ये कहा जाना चाहिए. तो हेयर इट शुड बी सेड, यहाँ ये कहा जाना चाहिए था, मतलब वही है कि ये समरी है, यही समझाना था आपको. अब प्रैक्टिस हम अगेन करते हैं. फिर अब प्रैक्टिस सही वाली आई है हमारे पास. राइटिंग ब्रीफली एंड क्लियरली, आपने कैसे ब्रीफली एंड क्लियरली लिखना है. ब्रीफली एंड क्लियरली वाला आप क्या लिखते हैं, पीछे पढ़ा है ना, समरी लिखते हैं. समरी की डेफिनेशन में ये दोनों वर्ड्स थे, ब्रीफ भी और क्लियर भी. वेल, it is not without interest to observe, in connection with the duration of the school team, that punishment show a tendency to increase in number as the term progress. यानी कि नॉट विदाउट इंटरेस्ट टू ऑब्ज़र्व, कि ये ऑब्ज़र्व करना, इस चीज़ का मुशाहिदा करना इंटरेस्ट से खाली ना होगा, यानी कि गैर दिलचस्प ना होगा. इन कनेक्शन विद द ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल टीम, कि स्कूल टीम की जो ड्यूरेशन है, उसका जो टाइम लिमिट है, उसके कनेक्शन के साथ. दैट पनिशमेंट शो अ टेंडेंसी टू इंक्रीज इन नंबर एज द टर्म प्रोग्रेस, कि जो बच्चों को सज़ाएँ दी जाती हैं उनकी टेंडेंसी इंक्रीज़ हो रही है टर्म प्रोग्रेस, यानी कि जैसे जैसे बच्चों की टर्म प्रोग्रेस है ना उनकी, यानी कि एग्ज़ाम्स जो टर्म्स होते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टाइम, उनकी प्रोग्रेस के लिए जो उनकी टेंडेंसी टू पनिशमेंट है, उनको पनिश करना ज़्यादा हो जा रहा है. अब ये 2 लाइनें देखें, इसकी एक लाइन में समरी. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पनिशमेंट इंक्रीज एज द स्कूल टीम प्रोग्रेस,
कि ये बात नोट करना दिलचस्प होगी। अब ये लग रहा है इट इज़ नोट विदाउट इंटरेस्ट टू ऑब्जर्व, ये नोट करना गैर दिलचस्पी से खाली ना होगा। तो अब सिर्फ ये लिखना है कि ये दिलचस्प होगा, दिलचस्पी से खाली ना होगा। आपने बात को लंबा ताव दे के घुमा के ज़रूर लाना है। इजी में लिखे ना कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट, ये नोट करना इंटरेस्टिंग है जी, ये दिलचस्प है कि जो स्कूल की टीम प्रोग्रेस है वो इंक्रीज़ होती है पनिशमेंट के साथ। बच्चों को सजाएं ज़्यादा मिलती हैं तो वो अच्छी प्रोग्रेस देते हैं। सेकंड देखते हैं, हैविंग रिगार्ड टू द रीसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ काजेज ऑफ मलेरिया इन दिस एरिया, कि इस इलाके में जो मलेरिया के ज़्यादा से केसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादा उनके मरीज़ बढ़ रहे हैं मलेरिया के, हैविंग दिस रिगार्ड, इस चीज़ का इसको रिगार्ड करते हुए, इट इज़ क्लियरली डिज़ायरेबल दैट द स्कीम, ये क्लियरली वाज़े तौर पर इस चीज़ की डिज़ायरेबल है, यानी कि इस चीज़ की एक क्या कह लें अराउजल है, इस चीज़ की ख्वाहिश की जा रही है कि स्कीम फॉर द प्रोविजन ऑफ मोर डॉक्टर शुड बी पुट इनटू एफर्ट, कि और ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती की जो स्कीम है ना उसको लाना चाहिए, पुट इनटू द इफेक्ट, उसको मतलब क्या उसे कह रहे हैं प्रैक्टिस में लाना चाहिए, असर में लाना चाहिए। 2 लाइनें होगी, इसी की एक लाइन में समरी देखें। The recent increase in the number of malaria cases in this area require that more doctors should be posted, कि जो इस इलाके में ढेर सारे मलेरिया केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो ये डिमांड करते हैं, ये रिक्वायर करते हैं कि ज़्यादा डॉक्टर पोस्ट किए जाएँ, भर्ती किए जाएँ। वही 2 लाइनें जो घुमा घुमा के बताया हुआ था वो समरी में अच्छे से एक लाइन में हो गया एक्सप्लेन। 2 men sustained serious bodily injury, 2 आदमियों को क्या हो गया शदीद जिस्मानी उनको ज़ख्म आया है, यानी कि जिस्मानी ज़ख्मी हुए हैं वो। when their car came into collision with a truck today, जब उनकी कार आज ट्रक से टकराई। Today 2 men were seriously injured when their car collided with a truck, देखा। अब देख के कार केम इन टू कोल्यूजन, इसी का भी ये भी मतलब है कि कार जब आई और ट्रक से टकराई, और कार कोलाइडेड, ये इतनी पूरी लाइन को 2 लफ्ज़ों में लिख दिया है, इसको कहते हैं समरी। ये ट्रिक आपने सीखना तो आप अच्छी समरी कर पाएंगे। अच्छा, अब हम रेपिटेशन के एग्जांपल देखते हैं कि हमने पढ़ा ना कि हम समरी में जो रिपीटेड वर्ड ओरिजिनल टेक्स्ट के उनको भी निकाल देते हैं। एग्जांपल नहीं, आई थिंक ये सिर्फ इलिस्ट्रेशन है कि पीपल सीम समटाइम्स टू थिंक दैट व्हाट दे से ट्वाइस इज़ मोर इम्प्रेसिव, कि लोग बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि वो जो बात 2 बार कह दें वो ज़्यादा इंप्रेसिव होती है, बल्कि बाज़ औक़ात नहीं सारे लोग यही सोचते हैं कि वो बात को रिपीट करेंगे तो उसका ज़्यादा वजन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देन व्हाट दे से वंस, कि अगर वो 1 बार कहेंगे तो उससे ज़्यादा उनका वजन 2 बार बात कहने से ज़्यादा इंप्रेसिव बात बनेगी। एक्चुअली रेपिटेशन शोज़ वीकनेस नॉट स्ट्रेंथ, तो एक्चुअल जो बात ये है कि रेपिटेशन जो है वो वीक करती है आपकी बात को। अगर वो आपकी बात इंप्रेसिव है भी एट फर्स्ट टाइम, तो वो जब उसको रिपीट कर देंगे तो वो नॉट स्ट्रेंथ, मतलब वो बेवजन हो जाएगी, कम वजन उसका हो जाएगा, उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। प्रैक्टिस टू अवॉइडिंग यूजलेस रेपिटेशन, तो आपको पता है जब रेपिटेशन से वैल्यू नहीं रहेगी आपके टेक्स्ट की, आपकी बात की अहमियत नहीं रहेगी, तो आपको क्या करना है, रेपिटेशन को अवॉइड करना है। फॉर 3 months द रिवर इज़ इन कंटिन्यूस फ्लड, 3 महीने से जो दरिया है वो मुसलसल एक फ्लड कहते हैं ना, किसको सैलाब की सी कैफियत है दरिया में। दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स गोज़ ऑन फॉर द होल ऑफ दैट टाइम विदाउट सीज, दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स गोज़ ऑन फॉर, तो इससे क्या है, अफेयर्स स्टेट के जो अफेयर्स हैं, इस स्टेट का जो अफेयर्स यानी कि मामला है, गोज़ ऑन वो जारी है, फॉर द होल टाइम ऑफ दैट टाइम विदाउट सीज, हर वक्त जारी है। होल टाइम मतलब उस वक्त से हर टाइम जारी है, विदाउट सीज रुके बगैर, सीज का मतलब होता है टू स्टॉप। फॉर 3 months द रिवर इज़ इन फ्लड, इसकी सीधी सी बात है। अब ये भी बात वही होगी, दोबारा भी यही बात होगी, रेपिटेशन है। इन द एंड वी इवेंचुअली एग्रीड टू गो बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अच्छा, उन्होंने ना क्या किया हुआ इसको, अब हमने इसमें रिपीट ये किया कि पहली बात तो हमने बता दिया 3 महीने से जो दरिया है ना उसमें रिवर में एक सैलाब की सी कैफियत है। अब हमने ये बता दिया कि इसके बावजूद ये कैफियत जो है ऐसे ही है फॉर द होल टाइम ऑफ दैट टाइम, वो इस होल टाइम ऑफ दैट टाइम का मतलब है 3 महीने का जो टाइम है ना इसके सारे टाइम में। अब होल टाइम ऑफ दैट टाइम का इधर मतलब भी नहीं थी, ज़रूरत ही नहीं थी, जब बता दिया कि 3 month 3 महीनों से सैलाब की कैफियत में दरिया, बात ख़त्म हो गई। अब होल टाइम ऑफ दैट टाइम का क्या मतलब है कि इस 3 महीने के सारे वक्त में ही, अब रेपिटेशन हो गई ना अगेन, और इसने फजूल कर दिया सेंटेंस को। तो इसको ख़त्म करने के लिए अब ये इसकी समरी थोड़ी सी आधी सी लाइन और बात वही कि 3 महीने से वही बात जो पहली सही वाली बात थी वो ऐसे ही बयान हो गई और बात ख़त्म हो गई। अब इसमें वज़न भी कम हो जाता है ना बात का, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि अहमियत कम हो जाती है रिपीट करने से।
इन द एंड वी इवेंचुअली एग्रीड टू गो बाय द शॉर्टेस्ट रूट। तो आखिर पे हमने क्या फैसला किया कि हम छोटे रास्ते से जाएंगे। इन द एंड वी एग्रीड टू गो बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अब ये इवेंचुअली को निकाल दिया। इवेंचुअली का मतलब होता है कि अल्टीमेटली, यानी इन द एंड का भी वही मतलब है और इवेंचुअली का भी यही मतलब है कि आखिरकार हमने ये फैसला किया कि हमारे सात रास्ते से, छोटे रास्ते से जाएंगे। तो आखिरकार अब इन द एंड जो लग गया इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये रेपिटेशन है अगेन, वो निकाल के हमने इसकी ये समरी कर ली। विदाउट वार्निंग, अनएक्सपेक्टेड, अनहेरल्डेड द स्टॉर्म ब्रोक ऑन अस। अब विदाउट वार्निंग का मतलब है बग़ैर तंबीह किए, बग़ैर किसी उम्मीद के। अनहेरल्डेड मतलब अचानक से जो तूफ़ान, स्टॉर्म कहते हैं तूफ़ान को, ब्रोक ऑन अस हम पे आ गया। अब ये इतने 3 लफ्ज़ लिखने की क्या ज़रूरत थी, बस सीधी बात है, विदाउट वार्निंग द स्टॉर्म ब्रोक ऑन अस के तूफ़ान हम पे अचानक आ गया। अचानक मतलब विदाउट वार्निंग, बग़ैर किसी तंबीह के, बताए बगैर, अपने कोई निशान पहले दिए बगैर। तो इसके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए याद ही लाइन होगी। अब आपने क्या क्या सीखा पहले हमने ये सीखा कि फजूल बातें निकाल देनी है। दूसरे नंबर पे हमने ये सीखा कि रेपिटेशन निकाल देनी है। तीसरे नंबर पे अब हम ये सीखने लगे हैं पुटिंग आइडियाज़ टुगेदर, मतलब जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं ओरिजिनल टेक्स्ट के, उनको अपने इकट्ठा करना है। यू कैन डू दिस बाय सबऑर्डिनेटिंग द लेस टू द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़। आप कैसे करेंगे इसको कि आप सबऑर्डिनेट करना शुरू करें कि यानी कि जो लेस इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं ना उनको मोर इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ के सबऑर्डिनेट करें। It was quite dark, for the sun had set an hour before and the moon had not yet risen when they carefully opened the door of his house and prepared to go about his business. अब देखें इधर इस क्लास में एक छोटी बात हमें बताने के लिए हमें पहले घुमाया गया 2 लाइनों में। क्या भला, उसको पढ़ते हैं आगे फिर मैं आपको समझाती हूँ। हेयर देयर 5 क्लासेस, 5 बातें, इसमें 5 क्लासेस यूज़ किए गए। बट इट इज़ पॉसिबल टू टर्न मैनी ऑफ दैम इनटू वर्ड्स और फ्रेज। तो ये पॉसिबल है कि आप इन पूरी क्लास को एक वर्ड में या फ्रेज में कन्वर्ट कर लें। कैसे भला? एंड और आफ्टर सनसाइड, सूरज निकलने के। अच्छा, इसकी भी ट्रांसलेशन ऊपर वाले के पहले बता दूँ कि इट वॉज क्वाइट डार्क, कुछ अंधेरा था उस वक्त। फॉर द सन हैड सेट एंड और बिफोर, तो कि सूरज क्या गरूब हो गया था। एंड और बिफोर द मून हैड नॉट येट राइजन, के चांद के निकलने से, उसके तुलू होने से 1 घंटा पहले। व्हेन द थीफ केयरफुली ओपन द डोर, जब चोर ने केयरफुली यानी कि मुख्तात अंदाज में दरवाज़ा खोला। ऑफ हिज हाउस, उसके घर का। एंड प्रिपेयर टू गो अबाउट हिज बिजनेस, और वो उसका बिजनेस यानी कि वो उसको ले जाने के लिए वो तैयार हो रहा था, चोर। अच्छा, असल बात अभी इधर डिलीवर क्या करनी है, जो मेन थीम हमारा है वो है चोर करना, कि चोरी जो वो कर रहा था किस मैनर में। अब इधर देखें, एंड और आफ्टर सनसाइड, सूरज गुरूब होने के 1 घंटा बाद। इन वन डार्क मूनलेस नाइट। अब ये मून इतना बड़ा किया हुआ ना कि एंड द मून हैड नॉट येट राइजन। अब इसको हमने 2 लफ्ज़ों में मूनलेस नाइट कर दिया कि वही बात है ना कि सूरज अभी नहीं तुलू हुआ था, सॉरी मून अभी, चांद अभी नहीं निकला था, तो इसको हमने कर दिया मूनलेस नाइट, चांद के बगैर जो रात थी। देख रहे ना कैसे पूरे फ्रेज को 2 वर्ड्स में चेंज कर दिया। द थीफ क्रैप्ड टू हिज हाउस टू गो अबाउट हिज बिजनेस। क्रैप्ड का भी ये मतलब है जो इधर लंबा सा यूज़ है ना, व्हेन द थीफ केयरफुली ओपन द डोर ऑफ हिज हाउस, और इसको इधर यूज़ किया क्रैप्ड टू हिज हाउस। क्रैप्ड का मतलब है कि ध्यान से नहीं, आप आराम आराम से आते, चोरी चोरी दरवाज़ा खोला, आराम आराम से मतलब एंटर हुए और आराम आराम से किया। एक चोरी करने के मैनर में, एक आप कहते हैं खुफिया तरीके से जो करते हैं, अब जैसे क्रॉलिंग आप करके जा रहे होते हैं उस तरीके से चलना ना, चोरी चोरी चलना, उसको क्रैप्ट कहते हैं। अच्छा, अब ये पूरी लाइन, पूरे क्लास को हमने ये 2 लफ्ज़ों में, छोटे फ्रेज में, क्रैप टू हिज हाउस में चेंज कर दिया। और इधर भी अगेन वही आइडिया हो रहा है। अब वो देखें इधर 20 वर्ड्स इधर यूज़ हुए हैं और यहाँ कितने 36 वर्ड्स यूज़ है। कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया कि 20 40 हाफ तकरीबन, लेस दैन सम ऑफ हाफ फ़र्क पड़ गया इसमें। अभी इसको भी शॉर्ट टर्म कर सकते हैं और करना चाहें तो, मतलब ये इन वन डार्क इसको निकाल भी सकते हैं ना कि मूनलेस नाइट। जब मूनलेस नाइट हो गई और सूरज भी गरूब होने के बाद, तो डेफिनेटली वो अंडरस्टूड है कि वो डार्क नाइट ही होगी ना, कि चांद भी नहीं और सूरज भी गरूब हो गया है, तो हम इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 3 देखते हैं कि शॉर्टन द फॉलोइंग विदाउट लूजिंग एनी ऑफ द मीनिंग, कि इनको आपने शॉर्ट करके लिखना है बगैर इनका मतलब चेंज किया। और करना भी आपने ये होता है समरी में कि मतलब नहीं चेंज करना, सिर्फ शॉर्ट करना होता है टेक्स्ट को। हिज एफर्ट्स although they were the best he could make to do ended in failure, कि उसकी जो कोशिशें थी अगरचे वो बहुत अच्छी उसने की थी, लेकिन क्या हुआ कि he could make to do, वो कर ना सका, उनको उसने बेशक अच्छी की थी। they were the best he could make to do, जितनी वो कर सकता था उसने अच्छी कोशिश की। ended in failure, लेकिन उनकी सारी कोशिशें जो उनका इंजाम क्या हुआ, एंड क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, फेलियर, नाकामी। अच्छा, his best efforts failed,
अब उसका ये मतलब है कि उसकी जो द बेस्ट एफर्ट्स थी वो फेल हो गई, बात ख़त्म। कि जितनी बेस्ट एफर्ट वही होती है ना कि आप अपना पूरा जोर लगा के द बेस्ट करने की कोशिश करें। तो इधर वही है कि द बेस्ट ही कुड मेक डू, इतनी बेस्ट के जितनी वो कर सकता था, तो इसको द बेस्ट भी सिर्फ कह दें तो ये भी ठीक है। देखें एक रेपिटेशन भी ख़त्म हो रही है एक किस्म की, लेकिन जो ओरिजिनल मीनिंग वो कन्वे हो रहा है और टेक्स्ट जो हमारा शॉर्टर हो गया। अथर केम अपॉन अ हाउस दैट वाज ग्रीन, अथर केम अपॉन अ ग्रीन हाउस। अब अ हाउस दैट वाज ग्रीन, अथर घर में आया जो कि ग्रीन था, अतन ग्रीन घर में आया, बात ख़त्म। हिज हॉर्सेस विच वर 2 इन नंबर, उसके घोड़े जो 2 हैं नंबरों में यानी कि 2 हैं। ही यूज फॉर द सिंगल पर्पज़ ऑफ प्लेइंग पोलो, तो सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लेइंग पोलो के लिए। पोलो एक गेम है, वो खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। विच ही वॉज ओनली एबल टू डू ऑन मंडेज वंस इन एवरी 2 वीक्स, कि जो वो हर 2 हफ्तों के बाद मंडे को वो करता है, क्या भला पोलो, यानी कि पोलो 2 हफ्तों के बाद सोमवार को वो खेलता है। इसके लिए उसके 2 घोड़े यूज़ होते हैं। कितनी लंबी 2 लाइनों में, अब देखना। ही यूज हिज 2 हॉर्सेस फॉर प्लेइंग पोलो ऑन मंडे एवरी फोर्टनाइट, कि हर 2 हफ्तों के बाद, फोर्टनाइट 2 वीक्स को इधर शॉर्ट कर देगा ना, फोर्टनाइट कह दिया गया। हर 2 हफ्तों के बाद सोमवार जो आता है उस पर वो पोलो खेलने के लिए अपने 2 घोड़े उनको इस्तेमाल करता है जो हैं, उसके बाद ख़त्म। 4 सैम्पल्स ऑफ समरी राइटिंग, समरी लिखने के 4 सैम्पल्स हम देखते हैं। फर्स्ट, वर्किंग कंडीशन इन द 19th सेंचुरी सीम बारबारिक टुडे, कि 19वीं सदी में जो काम करने के हालात हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो बारबारिक लग रही हैं, यानी कि जुल्म और बर्बरियत वाली लग रही हैं। 12 to 14 आवर वर्क डेज, 12 से 14 घंटे एक दिन का काम होता है। 7 डेज वीक, 7 दिन का हफ्ता। क्रैम्प्ड यानी कि तंग करने वाला जो काम होता है, टीजिंग मैनर जिसको क्रैम्प कहते हैं। अच्छा, अनसेफ फैक्ट्रीज भी गैर महफूज होती हैं। मार्जिनल वेजेस यानी कि जो सैलरीज तनख्वाहें मिलती हैं वो भी मार्जिनल होती हैं, पूरी सी होती हैं। एंड नो लीगल प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन भी कानूनी एतबार से कोई ख़ास नहीं। ओके, येट एम्प्लॉयज सेल्डम हैड प्रॉब्लम्स मोटिवेटिंग देयर वर्कर्स, कि अगरचे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने में, उनको चेयर अप करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। पुवर्टी एंड इन अनएम्प्लॉयमेंट वर सो वाइड स्प्रेड, जो गुर्बत और बेरोज़गारी है वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी है, दैट एनी जॉब वाज वेलकम, कि किसी भी जॉब को लोग वेलकम करते हैं। ओके, ये बात होगी पूरी लंबी सी पूरे पैराग्राफ में एक किस्म का। Widespread poverty and unemployment made 19th century workers willing to put up with terrible working condition, बात ख़त्म। कि जो फैली हुई गुर्बत और बेरोज़गारी है उसने 19वीं सदी के संगीन जो हालात हैं वर्किंग के, उनमें भी लोगों को काम करने पर मजबूर कर दिया, इस टेरिबल कंडीशन में, इस संगीन हालत में भी। अच्छा, टेरिबल कंडीशन, इधर 2 लफ्ज़ यूज़ किए गए ना, इधर उन टेरिबल कंडीशंस को वर्किंग 12 to 14 आवर्स, 7 डेज, क्रैम्प, ये सारी बातें यानी कि टेरिबल कंडीशन को एक्सप्लेन कर रही हैं, लिस्टेशन है उसकी, मिसालें दे के बयान की बताया गया किस्म का। तो इधर अननेसेसरी है ना, इसको सारे को हमने रिमूव करके, असल बात तो हमने ये बतानी की थी कि जो 19वीं सदी की पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और जो मसाइल है ना, इन्होंने लोगों को इतनी जो सफरिंग कंडीशन है, वर्क कंडीशन है, उसमें भी काम करने पर मजबूर कर दिया। वो बात हमने डेडलाइन में बता दी, बजाय कि ये हमने इसकी समरी कर ली। ठीक है, compromise is a common and effective way of coping directly with conflict और frustration, कि कंप्रोमाइज़ यानी कि कंप्रोमाइज़ करना, अब इसको क्या कहें होंगे उर्दू में, ये तो मुझे नहीं अब आया रहा। खैर, कंप्रोमाइज़ करना, थोड़ा सा एक लचकदार अपना रवैया कर लेना, थोड़ा सा खुद को मतलब मोल्ड कर लेना इसको, कि ये कॉमन एंड इफेक्टिव वे ऑफ कोपिंग डायरेक्टली विद कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन, कि कन्फ्लिक्ट यानी कि इख्तलाफ और फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन के वे में आते हैं, इख्तलाफी बातें, इनको कोपिंग करने में ये जो है कंप्रोमाइज़, ये एक इफेक्टिव, एक पुरमौसर असर करने वाला तरीका है। वी ऑफन रिकगनाइज दैट वी कैन नॉट हैव एवरी थिंग, हमें अक्सर ये चीज़ का एहसास होता है, हम रिकगनाइज़ करते हैं, हमें ये महसूस होता है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं, वी वांट, जो हम चाहते हैं, एंड दैट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू, और हम दूसरों से ये उम्मीद नहीं रखते करने की, क्या भला, जस्ट वट वी वुड लाइक देम टू डू, यानी कि दूसरे वो नहीं करते जो हम उनसे दूसरे के लिए हम ऐसी उम्मीद जो हम चाहते हैं कि वो लोग वो काम करें, मतलब वो हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं करते उतरते। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ लें। वी देन कंप्रोमाइज़, और फिर हम क्या करते हैं, ज़ाहिर है फिर अब वो हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं करते तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, खुद को मोल्ड ही कर लेते हैं। डिसाइडिंग ऑन अ मोर रियलिस्टिक सिचुएशन और सोल्यूशन और गोल, सिंस एन आइडियल सोल्यूशन और गोल इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, तो हम क्या करते हैं, हम ये फैसला करते हैं कि मोर रियलिस्टिक, जो हकीकत से ज़्यादा करीब हो सोल्यूशन यानी कि हल, तो ये मसला है जो हमारी फ्रस्ट्रेशन और ऊपर हमने कन्फ्लिक्ट पड़ा,
उसको हम कंप्रोमाइज़ से दूर करते हैं। जब लोग हमारी मर्ज़ी यानी कि हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते तो हम क्या करते हैं कि हम इस कंडीशन को फैसला करते हैं कि ज़्यादा हकीकी मैनों में रियलिस्टिक हो के इसका हल निकाला जाए। सिंस एन आइडियल सोल्यूशन यानी कि आइडियल का होता है ना एक कंप्लीट परफेक्ट सोल्यूशन, उसकी जगह रियलिस्टिक सोल्यूशन उसका निकाला जाए। आइडियल सोल्यूशन और गोल इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल सिंस एन आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन जो है उसका प्रॉपर एक सोल्यूशन वो तो प्रैक्टिकेबल नहीं है, वो काबिल अमल नहीं है, वो नहीं हो सकता। अ यंग पर्सन हु लव्स एनिमल्स, एक नौजवान बंदा जो जानवरों से मोहब्बत करता है, एंड ग्रेटली विशेज टू बिकम अ वेटरनियर में डिस्कवर, वेटरनियर का मतलब होता है जो जानवरों के डॉक्टर नहीं होते उनको कहते हैं, कि उसकी बहुत ख्वाहिश है कि वो वेटरनियर बने। मे डिस्कवर ही हैज़ लेस एपिटाइट फॉर बायोलॉजी, अब ये हो सकता है कि बायोलॉजी उसको अच्छी नहीं लगती होगी, बायोलॉजी के लिए जो उसका एप्टीट्यूड है, उसके बायोलॉजी की तरफ उसका रुझान ध्यान है वो कम होगा। देन ही हैड होप दैट एंड दैट डिसेक्टिंग इज सो डिसटेस्टफुल to him that he could never bring himself to operate on animals। तो फिर अब वो क्या होता है, ये उसको एक बात नागवार गुजरती है कि अब बायोलॉजी उसको नहीं पढ़नी आती, बायोलॉजी की तरफ उसका ध्यान रुझान है, बायोलॉजी उसे अच्छी नहीं लगती, तो अब क्या वो जानवरों का ऑपरेशन नहीं कर सकता या उनको नहीं ऑपरेट कर सकता, या मतलब उनको वो वेटनरी डॉक्टर बनना चाहता था ना, तो अब बायोलॉजी में तो उसको अच्छी नहीं लगती, तो डेफिनेटली अब वो डॉक्टर बन तो सकता ही नहीं है ना वेटनरी, कभी भी नहीं बायोलॉजी के बगैर। तो अब वो इस बात पे होपलेस होगा, डिस्ट्रेस्ड होगा और सैड होगा कि वो नहीं जानवरों का ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। बाय वे ऑफ कंप्रोमाइज़, तो फिर क्या करेगा वो कंप्रोमाइज़ करेगा। ही मे डिसाइड टू बिकम एन एनिमल टेक्नीशियन, अब जानवर तो उसे पसंद है ना, तो अब वेटरनियर से वो एनिमल टेक्नीशियन बनने का फैसला कर लेगा। अ पर्सन हु वर्क्स एज एन असिस्ट टू अ वेटरनियर, तो जो एनिमल टेक्नीशियन वो होता है जो वेटरनियर जो वेटरनरी डॉक्टर है यानी कि एनिमल जो डॉक्टर है उसको मदद करता है, जैसे आप कह रहे हैं ना उसके असिस्टेंट उसका होता है। अब ये बनने का उसने ख्वाहिश कर ली। अच्छा, आपने पढ़ लिया कि हमने कंप्रोमाइज़ से बात शुरू की कि कंप्रोमाइज़ जो हमारी लाइफ में किस लिए भला होता है, कि हमारी लाइफ में जो फ्रस्ट्रेशन है और जो कन्फ्लिक्ट वगैरह है उनको रियलिस्टिक मैनर में सॉल्व करने के लिए रादर दैन आइडियल सोल्यूशन हम क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल देके बताइए कि एक जोंग मैन है, ऐसे ऐसे उसने कंप्रोमाइज़ किया। अब हम इसकी समरी देखते हैं। कंप्रोमाइज़ इज़ अ डायरेक्ट वे ऑफ कोपिंग इन विच वी डिसाइड, कि कंप्रोमाइज़ एक डायरेक्ट एक बराह रास्त तरीका है किसका वाला, कोपिंग का मतलब होता है आप कह लें मुकाबला करना, कि जो हमने डिसाइड किया है उसका किस मैनर में उन मोर रियलिस्टिक सोल्यूशन और गोल सिंस एन आइडियल सोल्यूशन और गोल इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, कि क्योंकि एक आइडियल सोल्यूशन किसी गोल का वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो हम उसको रियलिस्टिकली उसका सोल्यूशन लेने के लिए उसको रियलिस्टिकली डिसाइड करने के लिए कंप्रोमाइज़ जो है वो एक अच्छा तरीका है, वो उसको इस मैनर में उसको फेस करने के लिए कॉपिंग करने के लिए अच्छा तरीका है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन नॉट गुड इन बायोलॉजी में डिसाइड टू बी एन एनिमल टेक्नीशियन रादर देन अ वेटरनियर। बात खत्म, कि एक बंदा जो बायोलॉजी में अच्छा नहीं है तो वो वेटरनियर की जगह एक एनिमल टेक्नीशियन बनने का फैसला कर ले, ये उसका कंप्रोमाइज़ हो गया। थर्ड देखते हैं हम, ऑल फैमिली सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू वन ऑफ टू टाइप्स, कि दो टाइप्स में सारे फैमिली सिस्टम को कैटेगराइज किया जा सकता है। द एक्सटेंडेड फैमिली इज़ वन इन विच मोर देन टू जनरेशन ऑफ द सेम किनशिप लिव टुगेदर। एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम वो है कि जिसमें दो जनरेशन की ज़्यादा मतलब मोर देन टू जनरेशन, दो नस्लों से ज़्यादा के जो लोग हैं वो रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, आइदर इन द सेम हाउस और इन एडजेसेंट डिवेलिंग्स, एक हाउस में या एडजेसेंट डिवेलिंग्स का मतलब होता है कि जो मेन रिहाइश है वो तो एक होगी, वो अलग-अलग उसमें रहते होंगे, एक पोर्शन पे या दूसरे पोर्शन पे, एक पोर्शन में रहता होगा दूसरे पोर्शन पे, तो फिर भी उसको एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम ही कहेंगे। द एक्सटेंडेड फैमिली विच इज़ कॉमनली फाउंड इन ट्रेडिशनल प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ कैन बी वेरी लार्ज। अब वो कहता है जो एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम है जो कब फाउंड इन ट्रेडिशनल यानी कि ट्रेडिशन में एक हमारी तहजीब में था, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सोसाइटी है इससे पहले जो था वो एक बड़ा कैन बी वेरी लार्ज, बहुत फैली एक सिस्टम था फैमिली सिस्टम, यानी कि ज़ाहिर लोग ढेर सारे होते थे और मोर देन टू जनरेशन होती थी। इट कंटेन्स 3 जनरेशन लिविंग टुगेदर, या तो उसमें 3 नस्लें इकट्ठी रहती होती थी। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है इसके अपोजिट, इसके मुकाबला में द न्यूक्लियर फैमिली इज वन इन विच द फैमिली ग्रुप कंसिस्ट ओनली ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम क्या होता है कि जिसमें सिर्फ बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि वो अपने पेरेंट्स पे सिर्फ डिपेंड करते हैं। द न्यूक्लियर फैमिली इज द यूजुअल टाइप इन विचुअली ऑल मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटीज़। अब वो कह रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है अभी यूजुअल में वो सारी की सारी जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ हैं, उनमें यही यूज़ हो रहा है।
ओके ये पूरी बात अब इसकी 3 लाइनों में समरी गौर से देखें। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ फैमिलीज, बात खत्म कि 2 बेसिक टाइप्स हैं फैमिली की। एक्सटेंडेड फैमिली विच इज़ मोर देन 2 जनरेशन लिविंग टुगेदर इज कॉमन इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, बात खत्म। एक्सटेंडेड फैमिली, अब इसको 4 लाइनों में ऊपर उसने बताया हुआ, इधर उसने 1 लाइन में बता दिया कि 2 से ज़्यादा उसमें नस्लें रहती होती हैं, मोर देन 2 जनरेशन होती हैं, और प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में वो कॉमन था, बात खत्म। द न्यूक्लियर फैमिली मेड अप ऑफ पेरेंट्स एंड देयर डिपेंडेंट चिल्ड्रन इज यूजुअल इन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़, बात खत्म। कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स होते हैं और वो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ में यूजुअल है। 4 देखें। अगेन व्हेन वी फील फियर ऑफ द डॉग वी लर्न टू अवॉइड सिमिलर सिचुएशंस, जब हम क्या करते हैं कुत्तों से डर महसूस करते हैं, वी लर्न टू अवॉइड सिमिलर सिचुएशन, तो हम ऐसी सूरत हाल से अवॉइड करते हैं, यानी कि परहेज़ करते हैं कि हमारा उनसे सामना ही ना हो, हम ऐसे कोशिश करते हैं। फाइनली इमोशंस हेल्प रेगुलेट सोशल इंटरेक्शन, तो फाइनली क्या होता है हमारी है इमोशंस जो हमारे एहसास हैं वो हमारा सोशल इंटरेक्शन उसको रेगुलेट करते हैं। सोशल इंटरेक्शन का मतलब होता है समाजी, हम जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, मतलब आप डरते हैं ना कुत्तों से तो आप उनको कोशिश करते हैं कि आपका उनसे सामना ही ना हो, आपके सामने ना कुत्ते हैं। तो क्या अब हमारी ये इमोशन है ना, ये इमोशन कौन सी भला, ये फेयर की जो हमारी इमोशन है, तो ये हमारे सोशल इंटरेक्शन को समाजी मतलब मिलन मिलाप को इंटरेक्ट करने को एक रेगुलेट करती है। Our observation of other people's emotional states determines how we respond to them, कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है दूसरे लोगों के पीपल्स इमोशनल, दूसरे लोगों के जो एहसास हैं उनके बारे में जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, स्टेट डिटरमिन्स हाउ वी रिस्पॉन्ड टू देम, वो ये चीज़ डिटरमिन करती है, यानी कि ये चीज़ का वो शो करती है कि हम उनको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम उनको कैसे जवाब दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी नोटिस दैट अनदर पर्सन इज़ एक्सपीरियंसिंग फेयर, मिसाल के तौर पर जब हम ये बात नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कोई बंदा डर रहा है, फेयर हो मतलब उसको फ्राइटनिंग कंडीशन में है, उसको फेयर फील हो रहा है, वी मे बी मूव टू कम्फर्ट एंड रेस्क्यू हिम, तो हम क्या करते हैं उसको कंफर्ट यानी कि उसको आराम पहुंचाने की तरफ जाते हैं, या उसको अगर वो ज़्यादा डर रहा है किसी खतरनाक चीज़ से तो हम उसको रेस्क्यू करते हैं, उससे बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ इसकी समरी देखें। साइकोलॉजिस्ट हैज़ डिस्टिंग्विश 3 फंक्शन ऑफ इमोशंस इन आवर लाइफ्स। Emotions can prepare us to take action, shape our future behavior और regulate our social interaction। ये ना थोड़ी डिफिकल्ट मैनर में समरी की है, देख रहे हैं आप इसमें डॉग्स का, फेयर का, ऑब्जर्वेशन का, पीपल का और इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। ये ना बहुत सुपरफिशियल से समरी की गई और इन डेप्थ में जाके ना मतलब डिफिकल्ट थोड़ी सी सिचुएशन आपको लास्ट जो आपकी प्रैक्टिस है इसमें बताई है, लेकिन जो ऊपर वाली आपके लिए इनफ है, आप वैसे भी समरी कर ले तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब इधर ये बताया गया कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 3 इमोशंस को हमारी जिंदगी के 3 फंक्शन में उनको डिवाइड किया गया है कि इमोशन हमें प्रिपेयर करती हैं एक्शन लेने के लिए, हमारी फ्यूचर हमें शेप करती हैं, हमारे फ्यूचर बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं और हमारे सोशल इंटरेक्शन को रेगुलेट करती हैं। इधर यही बातें बताई गई, लेकिन इधर मिसाल दे के बताई गई हैं और फिर बार बार आपको डिटेल से समझाई गई हैं, जबकि यहाँ सुपरफिशली वही बात डिस्कस की गई है। ठीक है, दैट्स फॉर ऑल फॉर समरी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल मास्टर द समरी। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।